क्षेत्र हैं जिनको मिट्टी के कटाव, कौन कौन से वो उपाय हैं जिससे मिट्टी के कटाव को रोका जाता है या जा सकता है, इसको अपन आज देखेंगे। इनक्रेडिबली लार्ज क्वांटिटीज ऑफ प्रीसियस, देखिए इससे ऊपर देखिए, पहले मैं एक बार कंट्रीब्यूटरी कोजेज आर द स्लोप ऑफ द लैंड, सहायक जो कारण हैं उनमें जमीन का ढलाऊपन या ढलान, रिमूवल ऑफ द प्रोटेक्टिव कोट ऑफ वेजिटेशन, वनस्पति का जो एक प्रोटेक्टिव कोट होता है, एक सुरक्षात्मक जो आवरण होता है उसका नहीं होना, द एग्जिस्टेंस ऑफ रड्स अलोंग विच द वाटर कैन फ्लो विद रैपिडली गैदरिंग मोमेंटम, और उन नलियों का अस्तित्व में होना जिसके अंदर से दौड़ते हुए जो पानी है वो एक विनाशक रफ्तार को हासिल कर लेता है, पकड़ लेता है। एंड द एब्सेंस ऑफ एनी चेक टू सच फ्लो, और पानी के इस प्रकार के बहाव को रोकने में, पानी के इस प्रकार के बहाव को रोकने वाली चीजों की अनुपस्थिति, चाहे से वो बांध हो या और कोई चीजें हो, तो ये समस्त चीजें वो हैं जिनके कारण जो मिट्टी के कटाव के सहायक कारण हैं। प्रिंसिपल कॉज मैंने आपको बताया ही था। प्रिंसिपल कॉज क्या है? प्रिंसिपल कॉज है कि सरप्लस वाटर ऑफ सडन रेनक्रस्ट, फ्लोइंग ऑफ द सरप्लस वाटर ऑफ सडन रेनक्रस्ट, अचानक तेज बरसात का जो सरप्लस पानी होता है उसका बहना मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण होता है। इनक्रेडिबली लार्ज क्वांटिटीज ऑफ प्रीशियस सॉइल कैन बी वॉश्ड अवे, इस प्रकार से जो हमारी बेशकीमती मिट्टी होती है उसका बहुत बड़ा भाग बहकर वेस्ट हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इफ सच कंडीशंस एग्जिस्ट, यदि इसी प्रकार की स्थितियां बनी रही, एज इज अनहैप्पीली टू ओपन द केस द मीन्स विद सॉइल, तो देखिए incredibly large quantities of precious soil can be washed away if such conditions exist, as is unhappily too often the case। और यदि इसी प्रकार का कार्य चलता रहा, इसी प्रकार से बिना रोक टोक के पानी बहता रहा, इसी प्रकार से बिना रोक टोक के मिट्टी कटती रही, तो लेखक कहता है कि बहुत ही दुखद मामला होगा, बहुत ही दुखद स्थिति होगी कि ये कंडीशन यदि ऐसी ही चलती रही और जो हमारी उपजाऊ मिट्टी है वो नष्ट होती रही। The means which soil erosion presents to the continuance of successful agriculture is an alarming one। और देखिए इसका एक कारण और है, soil erosion presents the continuance of successful agriculture is an alarming one in many parts of India। इसी मिट्टी के कटाव के कारण भारत के कई हिस्सों में जो हमारी एग्रीकल्चर है, जो हमारी कृषि है, वो एक चेतावनी वाले स्तर पर पहुंच चुकी है। चेतावनी वाले स्तर पर पहुंचने का मतलब है यानी कि कृषि आज ऐसे स्तर पर पहुंच गई है, ऐसे स्तर पर पहुंच गई है जहां से देश के सामने चुनौतियां खड़ी हो सकती है, जहां से देश के सामने भोजन की जो कमी है वो आ सकती है। कॉलिंग अर्जेंटली फॉर अटेंशन एंड प्रिवेंशन एक्शन, यानी ऐसे चेतावनी वाले स्तर पर पहुंच गई है कि आज इस स्तर को बहुत ज्यादा ध्यान देने की और प्रिवेंटिव एक्शन जो है, रोकथाम के जो काम हैं, रोकथाम के जो कार्य हैं उनको करने की आवश्यकता बन गई है। अब देखिए रोकथाम करने के कौन कौन से कार्य हैं। मैंने कहा था कि इस चैप्टर से या इस पैराग्राफ से एक 7 नंबर का बड़ा क्वेश्चन बनता है, और बड़ा क्वेश्चन क्या है? What are the causes of soil erosion and what are the means या how can it be checked? मिट्टी के कटाव के प्रमुख कारण क्या है और इसको कैसे रोका जा सकता है, इसको कैसे रोका जा सकता है। तो मिट्टी के कटाव के कारण हमने ऊपर देख लिए। अब हम measures that can be taken against soil erosion, वह हमारे प्रयास, वह कार्य जो कि मिट्टी के कटाव को रोकने के खिलाफ हम कर सकते हैं। देखिए कौन कौन से कार्य हैं। टेरेसिंग ऑफ द लैंड, जमीन को समतल करना यानी समतलीकरण। टेरेसिंग का मतलब होता है समतलीकरण। जो उबड़ खाबड़ जमीन है उस उबड़ खाबड़ जमीन पर क्या होता है, पानी तेज गति से दौड़ता है, इसलिए टेरेसिंग द लैंड इज द फर्स्ट इंपोर्टेंट मेजर्स दैट कैन बी टेकन अगेंस्ट द सॉइल इरोजन और टू चेक सॉइल इरोजन। मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है
वो हम ये कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, टेरेसिंग ऑफ द लैंड, द कंस्ट्रक्शन ऑफ बंड्स टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर, पानी के बहाव को रोकने के लिए बंधों का या बांधों का निर्माण। बंड्स का मतलब बांध से है, बंधों से हैं, यानी कि इसको रोकने के लिए, मिट्टी के कटाव को नहीं, पानी के बहाव को रोकने के लिए बांधों का निर्माण करना। और दूसरी बात, द प्रैक्टिस ऑफ कॉन्टोर कल्टीवेशन। कॉन्टोर कल्टीवेशन का मतलब होता है सीढ़ी नुमा खेती, और ये सीढ़ी नुमा जो खेती होती है, ये उबड़ खाबड़ जो जमीन होती है या फिर जो पहाड़ी इलाका होता है उनमें की जाती है। इसमें क्या होता है, इस प्रकार से जैसे चढ़ाई है तो सीढ़ी नुमा खेती जो होगी, ऐसे सीढ़ी के अकॉर्डिंग जैसे धीरे धीरे उसमें स्लो देकर, उसमें स्लॉप देकर और ये खेती की जाती है। तो एक हो गया सीढ़ी नुमा खेती करना, प्लांटिंग ऑफ एप्रोप्रिएट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, और उचित प्रकार की वनस्पति का रोपण करना, आर अमंगेस्ट द मेजर्स दैट हैव बीन सजेस्टेड। ये वो तरीके हैं, ये वो उपाय हैं जिनकी सलाह दी जाती है मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए। अब देखिए, मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए कौन कौन से उपाय लेखक ने बताए, टेरेसिंग द लैंड, कंस्ट्रक्शन ऑफ बंड्स टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर, practice of contour cultivation and planting of the appropriate type of vegetation। ये वो सारे के सारे तरीके हैं। कौन से तरीके हैं, वो तरीके हैं जिन तरीकों से अपन क्या कर सकते हैं, मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं। It is obvious that the aim should be to check the flow of water is the earliest possible stage before it has acquired any appreciable momentum and corresponding large destructive power। देखिए, इन समस्त चीजों का कारण एक ही है, आपको मिट्टी के कटाव को रोकना है। तो लेखक सीधी सीधी बात कहता है कि पानी को प्रारंभिक स्तर पर ही रोकना, पानी का जो बहाव है उसको प्रारंभिक स्तर पर ही रोकना, यानी कि वो बहुत तेज गति पकड़ ले और फिर बाद में उसके विनाशक परिणाम हो, उससे पहले ही पानी को रोकना या पानी के फ्लो को रोकना सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। और कैसे आप रोकते हो, यह आप पर डिपेंड करता है। आप कॉन्टोर कल्टीवेशन से रोकते हो, आप एप्रोप्रिएट वेजिटेशन का यूज करके रोकते हो, या फिर आप जैसे कि टेरेसिंग द लैंड, जमीन को समतल करके रोकते हो, बांध बनाकर रोकते हो, ये अपने ऊपर लागू करता है। लेकिन जरूरत यह है कि पानी के बहाव को प्रारंभिक स्तर पर रोक देना। यदि पानी ने एक बार मोमेंटम पकड़ लिया, एक बार विनाशक डेस्ट्रक्टिव स्पीड पकड़ ली, उसके बाद में आप यदि उसको रोकने के लिए जाओगे तो वो आपको भी आपका भी विनाश कर देगा, यानी कि उस बहाव को आप रोक नहीं पाओगे, उस बहाव में आप भी बह जाओगे, उस बहाव में आप भी बह जाओगे। राहुल शर्मा, ऑडियो म्यूट करो अपना। It is obvious that the aim should be to check the flow of water at the earliest possible stage। सबसे वैचारिक बात यही है कि पानी को अपने सही स्तर पर जरूरत से पहले उसको रोकना। It is obvious that the aim should be to check the flow of water at the earliest possible stage। सबसे पहले संभव स्टेज पर ही उसको रोकना है, before it has acquired any appreciable momentum, इससे पहले कि ये बहुत ज्यादा रफ्तार पकड़ ले, and corresponding large destructive power, और बहुत ज्यादा विनाशक ताकत के साथ ये बन जाए। वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ। देखिए बेटा, इस पैराग्राफ में से एक क्वेश्चन, इस पैराग्राफ में से कुछ सेंटेंसेस वो होंगे जो अपन उस क्वेश्चन के लिए यूज करेंगे, व्हाई इज वाटर द ट्रू एलिक्सियर ऑफ लाइफ। पानी जीवन का सच्चा अमृत क्यों है। और एक दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इंपॉर्टेंट रोल डज वाटर प्ले ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ। पृथ्वी के इस धरातल पर पानी कौन सा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, भूमिका निभाता है। इन दो क्वेश्चन का जवाब आपको इस पैराग्राफ में मिलेगा। देखिए, वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ, पानी जीवन का आधार है। एवरी एनिमल एंड एवरी प्लांट कंटेन्स ए सब्सटेंशियल proportion of free और combined water in body। प्रत्येक, चाहे से कोई जानवर हो या फिर कोई प्लांट हो, ज्यादा से ज्यादा उनके शरीर के अंदर पानी होता है, उनकी बॉडी में पानी का हिस्सा होता है। एंड नो काइंड ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी इज पॉसिबल इन विच द फ्लूइड डज नॉट प्ले एन एसेंशियल पार्ट।
इस पृथ्वी पर कोई भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पॉसिबल नहीं है, यानी कोई भी शारीरिक क्रिया ऐसी संभव नहीं है जिसमें इस पानी ने महत्वपूर्ण भूमिका न निभाता हो, पानी महत्वपूर्ण भूमिका न निभाता हो। स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन यही है, वी कैन से दैट वाटर इज ट्रू एलिक्सियर ऑफ लाइफ बिकॉज इट्स द बेसिस ऑफ लाइफ, नो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज आर पॉसिबल ऑन द अर्थ, on the face of the earth without water, no life can be possible without water, therefore we can say that water is the true elixir of life on the face of this earth। इसलिए हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के इस धरातल पर पानी सबसे ज्यादा, या पानी ही वो सच्चा अमृत है। वाटर इज ऑफ कोर्स नेसेसरी फॉर एनिमल लाइफ, पानी निश्चित रूप से जो जानवर है उनके जीवन के लिए भी जरूरी है। while moisture in the soil is equally imperative for the life and growth of the plants and trees, through the quantity necessarily varies enormously with the species। और जमीन के अंदर पानी की, मिट्टी की नमी, वो भी पानी से ही, वो भी पानी के द्वारा या पानी के माध्यम से ही होगी, यानी कि प्रत्येक जानवर के लिए भी पानी चाहिए और हर किस्म के पेड़ पौधों को भी जीवित रहने के लिए पानी के माध्यम से जमीन में नमी चाहिए, मॉइस्चर चाहिए। हालांकि वो अलग अलग स्पेसीज के लिए अलग अलग नमी की जरूरत पड़ती है। आपने देखा होगा कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा पानी के अंदर जीवित रहते हैं, उनको बहुत ज्यादा पानी चाहिए, जबकि रेगिस्तान में हम चले जाएं तो वहां कहीं कहीं पर जो प्लांट्स होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती। तो हालांकि स्पेसीज के अलावा, स्पेसीज के साथ साथ स्पेसीज के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रकार की होती है। अलग अलग प्रकार से अपन ये कह सकते हैं कि स्पेसीज के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रकार की पौधों को अलग अलग क्वांटिटी की आवश्यकता होती है, लेकिन जमीन में नमी भी जरूरी है पेड़ पौधों के जीवन के लिए। नेसेसरीली वेराइज एनॉर्मसली विद द स्पेसीज, हालांकि ये अलग अलग मात्रा की नमी की आवश्यकता होती है अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के प्रजाति के पौधों के लिए। द कंजर्वेशन and utilization of water is thus fundamental for human welfare। देखिए इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए आप। The conservation and utilization of water is thus fundamental for human welfare। इसलिए पानी का सही उपयोग और पानी की सुरक्षा या पानी का संरक्षण, ये दोनों के दोनों ह्यूमन वेलफेयर के लिए, मानव कल्याण के लिए आधारभूत हैं, मानव कल्याण के लिए आवश्यक है। अब देखिए यदि यही क्वेश्चन बनता है कि यूटिलाइजेशन एंड कंजर्वेशन, व्हाई इज यूटिलाइजेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर इज फंडामेंटल फॉर ह्यूमन वेलफेयर, कि मनुष्य कल्याण के लिए पानी का संरक्षण और पानी की सुरक्षा या पानी का सही उपयोग ये दोनों क्यों आवश्यक है? तो जवाब यही होगा। कौन सा जवाब? बिकॉज नो लाइफ इज पॉसिबल विदाउट वाटर। if the utilization and conservation of water will not be made on the face of the earth, then there will not be the water on or in the earth, and the species of plants and humans will not be able to sustain on this planet। और ऐसी स्थिति में मनुष्य और जो पेड़ पौधों का जो जीवन है वह इस पृथ्वी पर नहीं रह पाएगा। देखिए the ultimate source, apart from artesian water, artesian water का मतलब होता है कृत्रिम पानी। कृत्रिम पानी जानते हैं आप, हैंडपंप से निकला हुआ पानी, अपने कुएं से निकला हुआ पानी, ट्यूबवेल से निकला हुआ पानी, ये सब आर्टिशियन पानी है, या फिर कुएं से निकाला हुआ पानी। तो कृत्रिम पानी के स्रोतों के अलावा द अल्टीमेट सोर्स इन ऑल केसेस इज रेन और स्नोफॉल, यानी कि कृत्रिम जितने भी साधन है पानी के, उसके अलावा यदि कोई पानी का साधन है, कोई पानी का स्रोत है, तो वो क्या है? वो या तो बरसात है या फिर स्नोफॉल यानी कि बर्फबारी है। मच ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन सीजनल रेन्स। ज्यादातर ध्यान देना, यहां से लेकर आगे की 3 लाइन में एक क्वेश्चन बनाऊंगा मैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके ग्रामर में भी नहीं मिलेगा। मच ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन सीजनल रेनफॉल। ज्यादातर भारतीय कृषि जो है वो मौसमी बरसात पर आधारित है। सीजनल रेनफॉल का मतलब है मौसमी बरसात।
ज्यादातर जो कृषि है वो मौसमी रेनफॉल यानी कि मौसमी बरसात पर आधारित है एंड इज देयरफॉर वेरी सेंसिटिव टू एनी फेल्योर और इरेगुलरिटी ऑफ द सेम। इसलिए बरसात की असफलता या बरसात की अनिरंतरता ये दोनों ही बहुत ज्यादा सेंसिटिव है हमारी एग्रीकल्चर के लिए। क्यों? यदि बरसात समय पर नहीं हुई तो एग्रीकल्चर नष्ट हो गई, यदि बरसात इरेगुलर रही तो एग्रीकल्चर नष्ट हो गई। तो लेखक कहता है कि हमारी भारत के लिए या भारतीय एग्रीकल्चर जो इंडियन एग्रीकल्चर है उसके लिए जो रेनफॉल है वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। क्यों है? बिकॉज द मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर इन इंडिया डिपेंड्स ऑन सीजनल रेनफॉल। क्योंकि अधिकतर जो कृषि है, भारत की कृषि वो मौसमी बरसात पर आधारित है। इसलिए मौसम के अकॉर्डिंग यदि बरसात नहीं होती है, मौसम के अकॉर्डिंग यदि इरेगुलर होती है या कम या ज्यादा होती है तो उसका सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? फसल पर पड़ता है। The problem of soil erosion and of inadequate of irregular rainfall are closely connected with each other. ये अंडरलाइन कर लो आप। The problem of soil erosion and of inadequate of irregular rainfall are closely connected with each other. लेखक कहता है कि इसलिए मिट्टी के कटाव की समस्या और अनियमित या बरसात की कमी दोनों आपस में एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधित है। अब देखिए मिट्टी का कटाव और पानी की कमी या इरेगुलर रेनफॉल ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे हैं? क्वेश्चन बनता है हाउ कैन यू से दैट प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन एंड इनएडुकेट ऑफ इरेगुलर रेनफॉल आर क्लोजली कनेक्टेड? हाउ कैन यू से? तो आंसर क्या होगा बेटा? आंसर ये होगा we can say that problem of soil erosion and inadequate or irregular rainfall are closely connected because both are responsible to the destruction of agriculture in India। क्योंकि दोनों ही भारत में कृषि के विनाश के लिए जिम्मेदार हैं। कैसे जिम्मेदार हैं? जैसे मैंने आपको अभी बताया कि एग्रीकल्चर इन इंडिया मोस्टली डिपेंड्स ऑन द सीजनल रेनफॉल। जैसे कि मैंने कहा कि भारत के अंदर ज्यादातर जो कृषि है वो किस पर डिपेंड करती है? वह डिपेंड करती है आपकी मौसमी बरसात पर। और बरसात की कमी होने से क्या होगा? हमारी जो फसल है वो नष्ट होगी। और बरसात के नियमित नहीं होने से क्या होगा? फसल नष्ट होगी। बरसात के कम होने से या पानी की कमी से क्या होगा? फसल नष्ट होगी। दूसरी तरफ मिट्टी के कटाव से क्या होगा? फसल का एरिया बर्बाद होगा, यानी कि हमारी फसल बर्बाद होगी। तो मिट्टी का कटाव और पानी की कमी दोनों ही एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। कैसे कनेक्टेड हैं? बिकॉज बोथ आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। क्योंकि दोनों ही भारत में कृषि के विनाश के लिए जिम्मेदार हैं। It is clear that the adoption of technique preventing soil erosion would also help to conserve and keep the water where it is wanted, in other words, or and in the soil। देखिए लेखक कहता है इसलिए मिट्टी के कटाव को रोकने के जो प्रयास हैं वो वाटर कंजर्वेशन का काम भी करते हैं। ध्यान देना आप, यानी कि जिस प्रकार से मिट्टी का कटाव और पानी की कमी दोनों आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, वैसे ही मिट्टी के कटाव को रोकने के उपाय और इधर आपका जो वाटर कंजर्वेशन है वो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि जैसे मान लो ये पूरा का पूरा जो रूम है ऊपर से नीचे तक इसमें ढलान है, स्लोप है। अब यदि वहां बरसात होगी तो उसका पानी कहाँ आएगा? इधर आ जाएगा जहां स्लोप होगा। लेकिन आपने उसके 5 फीट दूरी के ऊपर एक बंदा बना दिया, एक बंड बना दिया, और एक बांध बना देने के कारण क्या होगा? वो पानी वहां भरा रहेगा और उसके बाद में जो एक्सेस वाटर होगा वो आगे आएगा। फिर उसके 5 फीट बाद में आपने फिर एक बांध बना दिया तो यहाँ भी पानी भरा रहेगा। फिर आगे आपने एक बांध बनाया, वहां भी पानी भरा रहेगा। तो मतलब हमने बनाया बांध किस लिए? ताकि मिट्टी का कटाव रुके, लेकिन वहां पानी भी भरा है, पानी की जो कमी थी उसकी भी पूर्ति उस बांध ने कर दी।
तो मिट्टी के कटाव को रोकने के जो उपाय हैं उनके दो पर्पज हैं, दो उद्देश्य हैं, दोनों काम करते हैं। एक तरफ मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, दूसरी तरफ वाटर कंजर्वेशन का रोल प्ले करते हैं, यानी कि पानी का जो संरक्षण है उसको भी पूरा करते हैं। इन अदर वर्ड्स और एंड इन द सोइल, दूसरे शब्दों में ये भी कह सकता हूं कि ये जो भी आप मिट्टी के कटाव को रोकने का जो उपाय करते हैं, ये मिट्टी के अंदर और मिट्टी के ऊपर जहां पानी की आवश्यकता है वहां पानी को रोकता है। आप सोचिए, इस जगह यदि आपने बांध बनाया है तो यहां पानी भरा हुआ है तो वो मिट्टी के अंदर भी जाएगा। तो जहां नीचे हमारी मिट्टी में जो पानी का स्तर कम है वो पूरा हो जाएगा, ऊपर जहां पानी भरा हुआ होना चाहिए वहां पानी भरा मिल जाएगा, और उसको बनाने के कारण मिट्टी का जो कटाव है वो भी रुक जाएगा। आगे देखिए, it is evident however that in a country having only seasonal rainfall an immense quantity of rainwater must necessarily run off the ground। देखिए कितनी बड़ी बात कह रहा है लेखक। लेखक कह रहा है कि ये एक उदाहरण वाली बात है, ये एक खास बात है, ये एक विशेष बात है जिसको हमें देखना है। क्या देखना है? that in a country having only seasonal rainfall, यानी कि एक ऐसा देश जहां मौसमी बरसात होती है, जहां कौन सी बरसात होती है? मौसमी बरसात होती है। सीजनल रेनफॉल एन इमेंस क्वांटिटी ऑफ रेन वाटर मस्ट नेसेसरीली रन ऑफ द ग्राउंड, वहां बहुत ज्यादा मात्रा में पानी, बहुत ज्यादा पानी की जो मात्रा होती है वो जमीन पर बहकर नष्ट हो जाती है। आपने देखा होगा, जैसे मान लो कोई सीजनल रेनफॉल हुई तो सीजनल रेनफॉल के अंदर जो भी बरसात का पानी गिरा, उसका लेखक कहता है ज्यादातर जो पानी होता है वो ज्यादातर पानी क्या करता है? वो ज्यादातर पानी बहकर नष्ट हो जाता है, यानी कि जो पानी जमीन के अंदर जाना चाहिए वो जमीन के अंदर न जाकर और जिस स्तर पे होना चाहिए उस स्तर पे न होकर और बहकर नष्ट हो जाता है। The collection and utilization of this water is therefore of vital importance। इसलिए इस पानी का इकट्ठा करना, इस पानी का सदुपयोग करना बहुत ज्यादा महत्व की बात है। Much of it flows down into the streams। ज्यादातर जो पानी होता है वो क्या होता है? झरनों के माध्यम से बह जाता है। एंड रिवर्स, झरनों के माध्यम से फिर नदियों में चला जाता है। एंड अल्टीमेटली फाइंड्स इट्स वे टू द सी, और अंत में अपना जो रास्ता होता है वो समुद्र की तरफ बना लेता है, यानी कि समुद्र में जाकर गिर जाता है। और फिर क्या होता है? इनक्रेडिबली लार्ज क्वांटिटी ऑफ द प्रीशियस फ्लूइड आर दस लॉस्ट टू द कंट्री। और इस प्रकार से इस महत्वपूर्ण जो फ्लड है, ये जो महत्वपूर्ण जो हमारा तरल पदार्थ है, ये बहकर नष्ट हो जाता है। कहने का मतलब देखिए, आज बरसात हुई, अब बरसात का पानी यदि झरने में चला गया, नदी में चला गया, वहां तक ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं जाकर वो इकट्ठा होगा तो जमीन के अंदर ही जाएगा, जमीन का स्तर बनेगा। लेकिन लेखक कहता है कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द रेनफॉल वाटर, ज्यादातर जो हिस्सा होता है बरसात के पानी का, वह झरनों के अंदर से जाकर, नदी के अंदर से बहता हुआ जाकर अंत में समुद्र में जाकर गिर जाता है। और समुद्र में जाकर गिरने का मतलब कि पानी का जो अस्तित्व जो हमें चाहिए था वो मीठापन खत्म हो जाता है, खारे पानी में तब्दील हो जाता है, और एक बहुत बड़ा जो हिस्सा रेनफॉल वाटर का हमें कंजर्व करना चाहिए था, हमें यूटिलाइज करना चाहिए था, वो हम नहीं कर पाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, 3 क्वेश्चंस लिखिए सबसे पहले आज के, इसके बाद में बाकी का जो चैप्टर होगा वो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट होगा। एंड नेक्स्ट क्लास विल बी हेल्ड ऑन वेडनेसडे। इंग्लिश की बता रहा हूं मैं आपको, इंग्लिश की जो लाइव क्लास होगी अगली वो वेडनेसडे को होगी। इसलिए आप पहले क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर what measures can be taken, what measures can be taken to check soil erosion, to check soil erosion। फर्स्ट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, हाउ इज
How is soil erosion and inadequate rainfall closely connected? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना आपको। और देखिए, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं। व्हाट डबल रोल डू द टेक्निक्स of preventing soil erosion play? ये 3 क्वेश्चन होंगे आज के।